नाउ जैसा मैंने कहा कि हमने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखा, इसमें 2 की विशेष मैंने चर्चा की। पहला जो था अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। जैसे कि अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल होते हैं, इनमें से कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता है, तीनों एट द सेम लेवल होते हैं और तीनों अपने अपने मामलों में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपने जुरिस्डिक्शंस में, अपने एरियाज में इंडिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के मामले में दखल नहीं देगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के मामले में दखल नहीं देगी, और एग्जीक्यूटिव के मामले में जुडिशरी नहीं, जुडिशरी के मामले एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर नहीं, यानी सभी तीनों के इंडिपेंडेंट फील्ड हैं और तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये प्लेस्ड एट द सेम लेवल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम लेवल का अर्थात कि आप ये समझ लीजिए लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये आपका जुडिशरी है। तो ये तीनों एक ही लेवल पे है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, तीनों अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट है और पूरे पूरे अधिकार के साथ काम करते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सेम लेवल पे होते हैं, समान ही स्तर पे काम करते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल नहीं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ये हॉरिजॉन्टली काम करते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपका जवाब होगा कि पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीनों जो इसके ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो इक्वल लेवल पे होते हैं। इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्यों कहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये तीनों ऑर्गन्स अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। परंतु यदि लेजिस्लेचर के कामों में एग्जीक्यूटिव दखल करेगी या एग्जीक्यूटिव के कामों में लेजिस्लेचर दखल करेगी या जुडिशरी दखल करेगी, तो ये एक दूसरे को रोकते हैं। मीन्स टिल द एरियाज हैव बीन डिफाइंड फॉर वर्क दे आर इंडिपेंडेंट। यदि वो अपने दिए गए अधिकारों से परे जाकर के दूसरे के अधिकारों में सेंध लगाएंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जुडिशरी के पास एक पावर है कि लेजिस्लेचर, आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर है जैसे हमारी पार्लियामेंट, वो सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी है, वो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चेक कर सकती है, अबेंड कर सकती है। कब? यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर ये पाती है कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, तो उसको रोक देगी। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट इज टू द हैंड्स ऑफ द judiciary, means the Supreme Court of India can exercise such kind of power of judicial review। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी कोई एक ऑर्गन दूसरे के इलाके में सेंध मारेगी या दूसरे के इलाके में जाएगा तो उसे रोक दिया जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो हर ये तीनों ऑर्गन अपने अपने इलाके में काम करेंगे, अपने अपने कर्तव्य निर्वहन करेंगे, लेकिन यदि वो अपने दिए गए अधिकारों से परे जाके काम करेंगे तो एक प्रकार से दूसरा ऑर्गन इनको रोक देगा। इससे क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट होती है, सरकार सुचारू रूप से चलती है, सभी अपने अपने कामों को करते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी है, सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग होते हैं, आपको पता है कि ये टीचर ये पढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप तैयार होते हैं। एक सब्जेक्ट के टीचर दूसरे सब्जेक्ट में अपनी नाक नहीं घुसेड़ते हैं, नाक घुसेड़ने पर चीजें बिगड़ सकती हैं। तो इससे क्या हुआ, एक बैलेंस बनता है। यही बैलेंस सरकार चलाने में भी होती है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। इन तीनों के अपने लिमिट है और उसके अनुसार ये काम करने के लिए है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से
इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं, तो बताना है कि तीनों सेम लेवल पे प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे जो भी जरूरी है, जो है हमारा कि पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स, स्तर। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, तीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेवल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आपने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा, पूरे देश के। स्टेट गवर्नमेंट जैसे आपने एक ब्रुसेल्स के रूप में देखा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट में देखा। हमारे हिंदुस्तान में भी भारत की सरकार, आज के समय में हम कहेंगे भारत की सरकार, प्रधानमंत्री कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। बिहार एक राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री अलग होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग होंगे, तो हर स्टेट भी एक गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको पता है हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, शहरों के लिए जो कहते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और गांवों के लिए भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं हम लोग पंचायती राज सिस्टम। तो वो अगले चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि पावर शेयरिंग जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट और स्टेट से लोकल, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कई अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकारों को, कई सारे अधिकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सौंप देती है। तो ये भी एक पावर शेयरिंग का एग्जांपल है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिए। आप अपनी फैमिली में देख लीजिए, आपके फैमिली में आपके पिताजी के पास अधिकार है, वो अपने कई सारे अधिकार उनके बिहाफ में मम्मी लेती हैं आपकी, कई बार पापा मम्मी नहीं है तो आपके बड़े भैया बड़े दीदी हैं, वो भी डिसीजन लेते हैं, वो भी एज अ रोल ऑफ गार्जियन प्ले करते हैं। तो वहाँ भी क्या है, पावर शेयरिंग है। हमारे परिवार में भी पावर शेयरिंग है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है। उसी तरह से संस्थाओं में भी पावर शेयरिंग होती है। तो इसे हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। बच्चों क्या करते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी सवाल पूछा जाता है कि विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो जवाब देंगे आप, व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन और अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए मैंने दो शब्द इस्तेमाल किया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में मैंने कहा कि बिटवीन एंड अमॉन्ग। जब बिटवीन कहते हैं तो आपको पता है कि बिटवीन दो शब्दों के बीच के अंतर को दिखाता है। तो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अमॉन्ग जब हम तीनों की बात करते हैं, तो मोस्टली इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अगले चैप्टर में हमें इस विषय में भी पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को देती है, कई सारे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देती है। इसे इसके वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, सीधी नुमा है। और यहाँ देखिए पावर शेयरिंग ऊपर से नीचे, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट से पेनिट्रेट करती है, फिल्टरेशन है, यहाँ से कुछ अधिकार स्टेट के पास, स्टेट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास। इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। ओके, नेक्स्ट है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था, फिर से एक बार फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में तीसरा फॉर्म अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे यहाँ मुख्य रूप से तो तीसरा फॉर्म है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे देश में मुख्य रूप से एससी, एसटीज, ओबीसी और वुमेन, ये कुछ ऐसे हमारे समाज के अंग हैं, हमारी ऐसी जनसंख्या है जो अनप्रिविलेज्ड है, अर्थात ये पिछड़े हुए हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से। तो इस क्रम में इन्हें भी बराबर का अवसर देने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल काम करती है, तो जनता को बराबर का हक मिले, तो इस नाते यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन के लिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई गई है। नौकरियों में,
स्कूल में, कॉलेजेस में वहाँ रिजर्वेशन दी जाती है ताकि ये भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में काम कर सके। तो पावर शेयरिंग है, ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी को अलग कर दिया जाए। इन ग्रुपों में शिक्षा में, सामाजिक स्तर में कमी है, तो ये कई बार मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कम्पीट नहीं कर पाते, तो रिजर्वेशन के द्वारा उन्हें हम उस लेवल तक लाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। और अंतिम जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अभी आपने देखा होगा कि कई बार सरकार एक कोई पॉलिसी बनाती है, दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो विरोध करती हैं या नया डिमांड लेकर के आती है, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा लेबर एसोसिएशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस, टीचर्स एसोसिएशंस। अभी हमारे बिहार में टीचर्स लोग हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं? तो वो कुछ अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो उस डिमांड की पूर्ति के लिए वो प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का काम है। डॉक्टर्स के साथ कुछ गलत होता है, वो स्ट्राइक कर देते हैं, सरकार को विवश करते हैं उनके अनुसार रूल बनाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग डिमांड को उठाती है कि उनके अनुसार सरकार काम करे। जब सरकार उस प्रकार से काम नहीं करती है तो अपोजिशन पार्टी कई सारे डिमांड रखती है, तो इसके द्वारा भी क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं इनडायरेक्टली। पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, वो सरकार बनाती है, अपोजिशन में बैठती है, पार्लियामेंट में बैठती है और सरकार पर सीधा दबाव बनाती है। जबकि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ये सरकार के में शामिल नहीं होते हैं, वो सरकार के बाहर से दबाव बनाते हैं। ये उसी प्रकार की चीजें हैं कि ये बाहर बैठेंगे लेकिन अपने आंदोलनों से सरकार पे इतना दबाव बनाएंगे कि सरकार को इनके लिए वो नियम बनाने पड़ेंगे, वो पॉलिसी बनाने पड़ेगी। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कई बार किसी मुद्दे पे सरकार निर्णय लेती है, उसके विरोध में दूसरी पार्टियां विरोध करने लगती हैं, तो सरकार को कई बार झुकना पड़ता है। तो ये सारे तरीके हैं पावर शेयरिंग के, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कई बार आपने अभी हाल फिलहाल आपने देखा बिहार बंद, बिहार बंद, बिहार बंद। एक पार्टी बिहार बंद कर रही है, दूसरी पार्टी उसके विरोध में बात कर रही है, तो अलग अलग बातों को लेकर के डिमांड उठाती है। अब मूवमेंट्स का देखिए, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं और फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये सरकारों पर दबाव बनाते हैं ताकि सरकार इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, महिलाओं के लिए नए नए नियम बना सके, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए काम कर सके। तो ये भी एक प्रकार की पावर शेयरिंग का ही पार्ट है। तो ये हमारे चैप्टर का अंतिम पड़ाव था जहाँ पे हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की। अगर फिर से आप याद करें तो पावर शेयरिंग में आपने इसका मीनिंग देखा कि कैसे पावर शेयरिंग अलाउ करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को टू बी अ पार्ट ऑफ द पावर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू बी अ पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग एज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर हम लोगों ने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, हम लोगों ने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा। हमने देखा कि दोनों मॉडल कैसे अलग अलग चीज़ों को शामिल करते हैं, और हमने देखा कि श्रीलंकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जहाँ पे उन्होंने समाज में व्याप्त अंतर विरोधों को एकोमोडेट करने की कोशिश नहीं की, तो परिणाम एलटीटीई और सिविल वॉर। जबकि बेल्जियम की सरकार ने 4 बार संविधान को संशोधन करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ पे समाज की एकता बनी रह गई, तो वो बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग थी। और अंत में हमने देखा ये भी कि क्यों चाहिए, तो पोटेंशियल रीजन, और हमने देखा मोरल रीजन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने देखा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और फिर हमने देखा पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर्स को आप ध्यान से एक बार समझें, और इससे संबंधित किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं, आपको प्रश्न के जवाब निश्चित दिए जाएंगे।